हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज से मैं पर डे वीडियो लेकर आने वाली हूं जिसमें हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका नॉन टेक के पूरे 7 सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे। तो अगर आप पर डे ये वीडियोज़ कंटिन्यू लेते हैं तो 1 घंटे में आपका पूरा 100 मार्क्स का जो नॉन टेक का पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे अभी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, फॉर्म फिल वगैरह हो रहे हैं, मई जून में पेपर हैं। तो उसके हिसाब से आपका जो 100 मार्क्स का है जिसमें नॉन टेक आना है और 100 मार्क्स का टेक्निकल, तो नॉन टेक का आपके 7 सब्जेक्ट आने हैं, वो पूरे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। जिसमें आपका जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस वगैरह सब कवर इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट पेपर यहाँ पे है और आज 1 तारीख है, ठीक है। 1 अप्रैल से मैंने शुरू करा है। पर डे हम करेंगे तो आपके ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अगर हम पर डे करेंगे तो 1 महीने में आपके 30 पेपर सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे का अगर आप टाइम दें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो है हमारा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में फर्स्ट हमारा यहाँ पे पेपर में है, इसके आपके जनरल नॉलेज के करीब 14 से 17 तक क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। सबके 14 से 17 के बीच का क्राइटेरिया रहेगा सारे टॉपिक्स का, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर 14 इंटू 7 करेंगे तो 98 होता है। और बचे हमारे 2, मतलब तो किसी में भी 2 क्वेश्चन और इसमें बढ़ जाएंगे तो 16 करीब किसी और में आ जाएंगे। तो इस टाइप से ये टॉपिक रहेंगे। कोई भी एक टॉपिक में आपके 16 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी सब 14 ये कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा जनरल नॉलेज का है, एमपीजी के वगैरह कंबाइंड रहता है। इसमें है मध्य प्रदेश शासन द्वारा बर्ष खाली स्थान में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी डीएमआई की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1987 यानी 1987 में डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है कहाँ पर की गई थी, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये है भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पर है कि रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो अगर हम बात करें तो ये जो विश्व विरासत स्थल है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर है कि नेम द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन इंडिया टू गेट एन ऑफिशियल मॉस्कट। आधिकारिक आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारतीय प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो ये जो है इसका है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे है नेम, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो ये है संबल योजना, ठीक है। संबल योजना शुरू की गई थी 2018 में मजदूरों और गरीब परिवारों को बिजली सब्सिडी के लिए। तो ये आपको याद रखना है, संबल योजना। आगे है यहाँ पर कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है हमारा कराची, ठीक है। कराची ऑप्शन नंबर यहाँ पे है 3। आगे बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्ड द 2018 नेशनल कालिदास सम्मान टू। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। बात करें अगर हम, तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से 2018 में सम्मानित किया गया था अंजोली इला मेनन, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, अंजोली इला मेनन को 2018 में सम्मानित किया गया था। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम, नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो ये है बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है कमल मंदिर लोटस टेम्पल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो दिल्ली में है। आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ है कि 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। बात करें तो ये है चित्रकूट, मध्य प्रदेश के चित्रकूट के हिस्से में, ठीक है। आगे है
मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? बात करें अगर हम यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्था के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं द चीफ सेक्रेटरी, या फिर ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्था के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आगे है कि हु इज़ द ऑथर दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो अगर बात करें हम यहाँ पे, दीप से दीप जले के रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इनकी ये दीप से दीप जले रचयिता हैं, ये दीप से दीप जले कविता या कहानी जो भी इनकी ये होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर है कि भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो ये है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। आगे बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है श्रीधरन को। ठीक है, भारत के मेट्रो मैन, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर है कि बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है बैरन द्वीप, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे है भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो ये है हैदराबाद, भारत के हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया था। आगे यहाँ पर है कि बाणसागर बांध परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह की वैकेंसी हैं, और भी अन्य एग्ज़ाम जैसे ITI TO ग्रुप 4 और स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 वगैरह की सभी की जो अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं, सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और सभी पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको सभी टेस्ट सीरीज पर मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है और आपको इसमें 6 मंथ के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आज ही परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। योजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? तो बात करें बाणसागर परियोजना में, तो ये है छत्तीसगढ़, जो क्या है उद्यम, मतलब इसमें शामिल नहीं है, राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है, तो ये है छत्तीसगढ़। बाकी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वो हुगली नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे है यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन SCM को बर्ज खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये शुरू किया गया था 2015 में, स्मार्ट सिटी मिशन SCM। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो ये है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन यानी नल्म का, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM जिसे नल्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे कितने हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे 20 आए हुए हैं इसमें MPGK के क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल हिंदी की, तो हम ये पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, यहाँ पर है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो नी उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग कौन होते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नी उपसर्ग की, तो नी प्लस काय यानी 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, नी प्लस काय। तो नी इसमें क्या हो गया हमारा उपसर्ग, और प्लस ये हमारा मेन शब्द हो गया काय।
ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो अगर हम बात करें अंगूर खट्टे होने का, तो ये है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर बात करें अगर हम, तो यहाँ पर है कि यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। तो ये है यथावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, यथावत का शुद्ध रूप। ठीक, आगे यहाँ पर बात करेंगे कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास होता है, तो ये देखिए आपका नंबर वाला है। पंच मतलब होता है पाँच, पाँच बटों, या पंचवटी मतलब 5 बटों का समूह। तो इसमें जो गिनती वाले हैं उसमें हमारा समास होता है द्विगु। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। आगे यहाँ पर है कि बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो बड़ा उपसर्ग कौन से बना कौन सा होगा, तो ये आप देखिए 2 हैं बड़ा आ से, सॉरी इसमें एक ही है, ऑप्शन नंबर 3, आ प्लस भरण मतलब आवरण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, बड़ा आ से बना शब्द ये होगा आवरण। आगे यहाँ पर है कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कमान का सही विलोम शब्द बताना है। तो कमान का क्या हो जाएगा, तीर, क्योंकि तीर और कमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है त्रिफला में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें फिर से आपका कौन सा द्विगु समास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर त्रिफला है, त्रि जो शुरू में त्रि लिखा है उसका मतलब होता है 3, त्रि मतलब होता है 3। तो त्रिफला में कौन सा समास आ जाएगा, द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो अगर हम बात करें तो भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। ठीक, आगे यहाँ पर है संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो बात करें संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद, तो ये हो गया सम प्लस कल्प, संकल्प, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो ये हो जाएगा किम प्लस कर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है डी हमारा राइट आंसर, यानी 4th नंबर, किम प्लस कर किंकर। आगे है लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो लक्षण का शुद्ध रूप होगा लक्षण, जिसे हम बोलते हैं, यानी लक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर जो बाद में अधिकारी बने उसके लिए एक शब्द कौन सा है। जो बाद में अधिकारी बने तो वो होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, तो उत्तराधिकारी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, उत्तराधिकारी। धिकारी लिखा है यहाँ पर, तो सॉरी ये भी नहीं है, उत्तराधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, उत्तराधिकारी लिखना है हमें, ना कि उत्तराधिकारी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सही इसमें शब्द छांटना है कि कौन सा सही होगा। आगे यहाँ पर है जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा ऊऋण, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है कि कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति है। तो कामदेव को बोलते हैं अनंग, मदन और मनोज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि भौनी त्रासती, मुख नटती, आँखें सो लपटाती, एची छुड़ावती, इची कर, आगे आती जाती में कौन सा समास है। तो यहाँ पे सॉरी कौन सा रस है। यहाँ पर अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, श्रृंगार रस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार की इसमें बात हो रही है कि कैसे मुख सजा हुआ है और आँखें वगैरह का वर्णन करा गया है। तो ये श्रृंगार रस के बारे में बता रहा है। आगे है घर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो घर को क्या बोलते हैं, सदन, निकेतन तो बोलते नहीं है, निकेतन बोलते हैं, और गेह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदन, निकेतन और गेह। आगे बात करेंगे यहाँ पर अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। अंत प्रत्यय से बना, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रटंत, अंत शब्द आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है रट प्लस अंत, इस टाइप से इसका विच्छेद होगा। तो रट प्लस अंत का हमारा क्या बन जाएगा, विग्रह रटंत। ठीक है,
ऐसे आ का लोप टा के साथ हो जाएगा तो ये रटंत हो जाएगा। इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है। अब आगे है यहाँ पर कि करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो करुण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? निष्ठुर। करुण मतलब करुणा दया होता है, निष्ठुर मतलब कि जो दया ना करे वो निष्ठुर। आगे यहाँ पर है कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बस्ती में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, जहाँ शब्दों की या वर्णों की बार बार क्या हो? पुनरावृत्ति। तो करुण कलित का फिर क्यों विफल रागिनी बजती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? करुण कलित क की ये ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। आगे है कि दखी दोपहरी घाम की छाहो चाहती छाव में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे भी कौन सा है हमारा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ भी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो, दखी दोपहरी दा फिर घाम की छाहो चाहती छा की पुनरावृत्ति। तो ये आपको ऐसे देख लेना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की। तो ये जो इंग्लिश हैं इनके देखेंगे हम क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो ये है, इसमें ये आपके आर्टिकल्स आए हैं ए एन और द। आई एन्जॉय रीडिंग ब्लैंक कॉमिक्स इन ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लैंक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। बात करें तो पहले देखिए कॉमिक्स है, तो कॉमिक्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कुछ फेमस बुक्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर, इनके आगे क्या लगता है? द। तो आई एन्जॉयड रीडिंग दी कॉमिक्स इन, कॉमिक्स काय में पढ़ रही हैं? दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अब इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसमें क्या है? इंग्लिश है, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। इस टाइप से आपको ये करना है, क्योंकि बॉबल्स के पहले क्या आता है? एन। तो यहाँ पे ई क्या है? इंग्लिश में बॉबल्स है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? एन। और फेमस चीज़ों के आगे क्या आता है? द। अब यहाँ पे है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है हमें। तो यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ अस ब्लैंक प्लान टू गो फॉर हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ। तो ऑल ऑफ अस क्या करेंगे? प्लान टू गो फॉर हॉलीडे, मतलब प्लान करना चाहिए। चाहिए शब्द आ रहा है, तो चाहिए किससे होता है? शुड। ऑल ऑफ अस शुड प्लान टू गो फॉर अ हॉलीडे, हम सभी को प्लान करना चाहिए हॉलीडे में जाने के लिए जब भी हम व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड ऑफ, जब भी मतलब कि लंबी छुट्टियां या वीकेंड ऑफ मिले तब। तो यहाँ किसका आ रहा है? चाहिए शब्द। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आगे कि चूज़ द ऑप्शन करेक्टली सिक्वेंस फॉलोइंग सेंटेंस को सिक्वेंस से अरेंज करना है। तो यहाँ पे है सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। फिर यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे अरेंज करते हैं। यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है सबसे पहले, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है और 1 है। तो यानी 3 तो आना नहीं है पहले पे। तो 4, 2 और 1 पे कमांड करें तो नियरली हम किस पे करें? पहले फर्स्ट देख लें हम। तो 1 2 3 4 सिक्वेंस से लगे हैं क्या? सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस, शिप्स सेलिंग, तो ये तो नहीं जम रहा है। फिर 2 से देखें तो शिप्स सेलिंग नियर साउथर्न न्यूजीलैंड हैव बीन बॉर्न ऑफ आइसबर्ग। फिर उसके बाद है 1 इसमें सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउसेस। फिर कौन सा है इसमें? दी आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय आ फिशिंग बोट वॉज 200 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर हाई। दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथ आइसलैंड ईस्ट कोस्ट। तो ये वाला क्या हो रहा है? जो आपका सेकंड वाला है, यानी सिक्वेंस से पहले नंबर पे 2 वाला है आपका, फिर ये 1 वाला, फिर 3 और 4 आपके सिक्वेंस से अरेंज हैं। तो ये वाला आपका ये क्या हो रहा है? सही इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके देखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, मतलब कि जो पंक्चुएशन मार्क वगैरह है वो सही से अरेंज है, तो कौन से सेंटेंस में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया, फिर स्लैश है मतलब कॉमा है, फिर यहाँ पे सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, फिर यहाँ पे कॉलन ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो ये तो नहीं आएगा। फिर सीधा आना चाहिए कि इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो यही आना चाहिए सेकंड नंबर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आगे यहाँ पर है हमारा कि
द न्यू रूल्स इन द कंट्री गेव बिजनेसेस अ लीग अप टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। हाईलाइटेड एक्सप्रेशन को बेस्ट एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है इसका कि द न्यू रूल इन द कंट्री गेव बिजनेस अ लेग अप टू फेस कॉम्पिटिशन फॉर अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे असिस्टेंस, ठीक है, असिस्टेंस मतलब असिस्ट करना, तो यहाँ पे ये सही इसमें आ रहा है। यहाँ पे है आपकी चूज़ द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके लिए एप्रोप्रिएट कंजक्शन बताना है। तो कंजंक्शन कौन से होते हैं, एंड और, बट, नॉर, और, ये, ईदर, नीदर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, वो बेस्ट कैंडिडेट था फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीत सका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो मतलब होता है कि फिर भी वह एक बेस्ट कैंडिडेट है फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीत सका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो, THOUGH। अब यहाँ पे आगे है कि चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। आई ऑलवेज पोस्टपोन द ईविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई ऑलवेज पोस्टपोन द ईविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग चूज़ करना है हाईलाइटेड वर्ड की। अब देखिए यहाँ पे क्या है दिक्कत कि इन्होंने जो वर्ड हाईलाइटेड है कोई करा ही नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा किसका ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, ये है हेस्टन। तो यहाँ पे अगर ये हाईलाइट करते कि किस वर्ड की मीनिंग हमें बतानी है तब हम इसका अपोजिट वर्ड बता पाते, तो इन्होंने अंडरलाइन नहीं करा है, ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके लिए बेस्ट प्रपोजिशन बतानी है फिर से। अब प्रपोजिशन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं ऑफ, ऑन, इन, आउट, और, ठीक है, ये सब। तो अमंग, फ्रॉम, अक्रॉस, एट, ये सब। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रपोजिशन क्या भरनी है। ईच, ईयर, थाउजेंड्स, तो क्या आ जाएगा उसके बाद ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम मतलब से, किससे, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। हर साल थाउजेंड्स मतलब हज़ारों में लोग जो डेथली डिसीजेज होते हैं, थ्रेटनिंग डिसीजेज से क्या होते हैं, सफ़र करते हैं। तो ये हमें इसमें आ जाएगा, ठीक है, ऑफ और फ्रॉम। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। आगे है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज़ द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। यहाँ हमें क्या करना है, स्पॉट द एरर गिवन सेंटेंस में, यानी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज़ अ बिच। तो क्या करना है, हमें गलत पर रेक्टिफाई करना है, तो इसका सही बताना है हमें। स्पॉट द एरर, एरर वाला बताना है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड की जगह क्या आ जाना चाहिए, फ्रेंड्स आना चाहिए, क्योंकि वन मतलब उसमें से चूज़ करना है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, ये भी नहीं है क्योंकि एज आना चाहिए कि बेस्ट फ्रेंड्स में से एक क्या है, बिच है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ अ बिच, तो ये 4th नंबर का हमारे यहाँ आंसर आएगा। आगे है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हेन विल यू रिटर्न दी बुक, तो इसका क्या आ जाएगा, विल यू है, तो क्या आ जाएगा, बिल का हमारा आ जाएगा यहाँ पे। व्हेन विल यू है, रिटर्न दी बुक, तो व्हेन विल द बुक वी रिटर्न आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, व्हेन विल द बुक वी रिटर्न, ये आएगा, क्योंकि विल का जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाता है, विल वी। तो ये क्वेश्चन टैग वाले थे, तो क्वेश्चन टैग तो आगे आते ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी जो 3rd फॉर्म हम यूज़ करेंगे, फिर क्वेश्चन टैग। आगे यहाँ बात करेंगे कि चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट री राइट द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। तो मतलब कि क्या हो गया है, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो यहाँ पे हमारा किससे आएगा, समवन से, कि किसी ने क्या करा है, पिक पॉकेट कर लिया है, मतलब चोरी कर लिया है पार्ट। तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समवन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब समवन के साथ हैज़, तो समवन हैज़, फिर क्या आ जाएगा, ये हमारा किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, समवन हैज़, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म, तो पिक्ड, समवन हैज़
पिक्ड, फिर क्या आएगा माई पॉकेट, तो माई पॉकेट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा है ऑप्शन नंबर, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, यहाँ है समवन हैज़ पिक, ये गलत है, ये समवन हैज़ पिक पॉकेटेड, ये भी गलत है, समवन हैज़ पिक्ड पॉकेटेड, ये भी गलत। तो फर्स्ट जो है ये सही आएगा कि समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 12th नंबर की कि क्या करना है हमें इसमें, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, एप्रोप्रिएट फॉर्म फिल करने यहाँ पे कि एप्रोप्रिएट फॉर्म में आ जाए। तो बाय द टाइम दे ब्लैंक द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक, तो बाय द टाइम दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, दीज ग्रेप्स ब्लैंक सोर, तो दीज ग्रेप्स क्या होगा, टेस्ट सोर, दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, इन अंगूरों का स्वाद कैसा है, खट्टा है। आगे यहाँ पर है कि एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, तो योर रिक्वेस्ट बी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ रिगार्ड टू योर रिक्वेस्ट बी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम कि मोस्ट सुटेबल डिटरमाइन ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे है व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल ब्लैंक डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी बर्थडे पार्टी एट होम, तो यहाँ पे डिटरमाइन अब हम यूज़ करना है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, लिटिल, व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल लिटिल डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी एट होम, उसे मतलब थोड़ी सा शक हुआ कि यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी हुई थी, तो क्या आएगा, लिटिल, लिटिल। ठीक, आगे है कि नेक्स्ट है द क्रिकेट प्लेयर, यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बनने हैं, प्रीफिक्स मतलब होता है वही उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या बनना है हमें, प्रीफिक्स, जो इस सेंटेंस टाइम्ड के आगे आ जाए, तो मिस टाइम्ड आएगा, अनटाइम्ड आएगा, ठीक है, डिसटाइम्ड या मल टाइम, तो ये हम देखेंगे, तो यहाँ है दी क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम्ड आ जाएगा, हिटिंग दी बॉल, ठीक है। आगे यहाँ पर है कौन सा है यहाँ पे कि चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस यूजिंग एन एडवर्ब, तो यहाँ पे आ जाएगा द लाइट्स वेंट आउट द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, तो ट्रांसफॉर्म करने हैं कि कौन सा सही इसका अरेंजमेंट होगा, तो इसमें है द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द मीटिंग हैड, बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के एंड होने से पहले ही क्या हो गया, वेंट आउट, लाइट चली गई, तो यहाँ पे आएगा द लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग। अरेंज करके हमें ट्रांसफॉर्म करके इसको सही से सेट करके करना था, चूज़ करके। यहाँ पे है आगे कि एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु ब्लैंक बेल इन द फाइनल एग्जाम ब्लैंक अवॉर्डेड प्राइज ड्यूरिंग द एनुअल डे। अब इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तो यहाँ क्या आएगा, एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म बेल इन द फाइनल एग्ज़ाम्स आर अवॉर्डेड प्राइज ड्यूरिंग द एनुअल एग्ज़ाम, तो ऑप्शन नंबर जो 4th है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर 19 नंबर कि यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है वर्ब की, तो माई मदर ब्लैंक फ्रॉम सर्विस 3 years एगो, तो माई मदर क्या है, रिटायरिंग, रिटायर्ड, रिटायर और रिटायरीज, क्या लिखा है, रिटायर्ड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रिटायर्ड, मतलब हो चुकी थी 3 साल पहले, तो माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज 3 years एगो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर है चूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इसमें फिर से आर्टिकल्स वाला आ गया कि द एनवायरनमेंट ऑफ ब्लैंक अर्थ इज़ ब्लैंक ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, तो द एनवायरनमेंट ऑफ दी अर्थ, अर्थ की जो एनवायरनमेंट है, इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, तो द और ऑप्शन नंबर 4th हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आपको अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा कि कहाँ कौन सा फिट बैठ रहा है
क्या पूछा गया है तो उसके पहले क्या आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे है जनरल मैथमेटिक्स। तो जनरल मैथमेटिक्स के कैसे करने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि अ बुलेट कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। तो देखिए आपको यहाँ पे कैसे और ये क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें टाइम निकालना है। स्पीड दी गई है तो हमें पता है कि जो चाल होती है वो क्या होती है, चाल इक्वल होता है दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी है और चाल है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, दूरी हमारी है 356, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या है, दूरी बटे चाल। तो चाल हमारी जो है वो कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 16, अब 16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 दूनी 32 बचा 3, 32 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 3 हमारी कैरी आई तो फिर से आ जाएगा 16 दूनी 32। तो 22 जो है वो हमारे पास घंटे आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा कितना बचा, 33, 34, 35, 36, यानी हमारा 4 बचा है। 4 घंटे और पूरे हमारे कितने हो गए हैं यहाँ पे, 22 घंटे ये हो गए हैं। और ये 4 घंटे बचा है, 4/16 बचा है। 16 से हमें क्योंकि इसको भाग भी देना है तो 4/16 को आप करेंगे तो 4/16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौको 16, 22 घंटे। और इसको हम क्या करें, मिनट में कर लें। तो हमने 60 यहाँ पे करा, 4 का भाग 60 में देंगे तो 4 एकम 4 और 2 कैरी बचेगा तो 4 पंचे 20, तो 15 मिनट, 22 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 घंटे 15 मिनट। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है हमारा सेकंड वाला कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इतने फ्रॉम बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई एक्सिस से निकालना है तो एक्स एक्सिस के बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो दूरी है वो निकालनी है तो -6 और -1 है तो एक्स एक्सिस से 0 हो जाएगी। तो बाई एक्सिस से अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस इसका निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस और ये आ जाएगा 6 और पहले से ये -6 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, 4 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ पे बात करेंगे हम, क्योंकि हम अगर बाई एक्सिस पे निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बाई एक्सिस पे निकालना है तो एक एक्स एक्सिस यहाँ पे -6 है और एक क्या था 0, तो यहाँ पे हम रूट में ले लेंगे तो यहाँ पे लगा लें। अगर हम 0 प्लस -6 का स्क्वायर तो ये 6 का स्क्वायर आता है 36, रूट में कर लें तो ये 6 आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है इसको निकालने का। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम कि यहाँ पर है हाउ मैनी कैंडी, यानी यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। 4 किलो के थैले में, तो 4 किलो का थैला में कितना होगा, 4 किलो को ग्राम में करो तो 4000 ग्राम हो गया। और एक कैंडी का वजन है 40 ग्राम तो हमें निकालना है कैंडी की संख्याएं। तो 40 काट देंगे हम इससे तो बचेगा 100, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये है कि यदि एक भेल सार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो हम बात करेंगे अगर तो एक भेल सार्क है वो प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है तो 3 घंटे में कितनी होगी उसकी, 15 किलोमीटर। 5 × 3 तो 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे 5th नंबर की। यहाँ पर है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है, टोटल है 80 किलोमीटर। तो देखिए 80 किलोमीटर का हम क्या करेंगे, देखिए 40% वो पैदल करती है तो मतलब 60% वो क्या करेगी, टोटल 100% होता है। अगर वो 40% पैदल तय कर रही है तो 60% वो बस से तय करेगी। और टोटल थी 80 किलोमीटर तो 80 किलोमीटर का 60% कितना होगा, तो ये है 60%, हटाएंगे इसका तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे। 8 का गुणा 6 में करो तो 8 6 48, यानी 8 6 48, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे आगे 6वें नंबर की। यहाँ पर है कि यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब की ज़रूरत है, तो 225 छात्रों के लिए 50 से भाग दे दो तो पता चल जाएगा। ठीक है, 50 का भाग 2 तो 5 से आप काट सकते हैं, 5 कम 5 0, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 5 चौको 20 आ गया और 22 2 कैरी बची, 5 25, 45/10। तो 45/10 है तो 10 का भाग 45 में 2 तो 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4.5 यानी 4.5 सेबों की आवश्यकता होगी। आगे यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ पे 7वें नंबर में है कि एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैदा करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। देखो, पैकेट निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ पैकेट निकालने हैं। पैकेट के कितनी आवश्यकता होगी, तो एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक पैकेट है, मतलब हमें क्या बताना है कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, तो पैकेट कितने हैं वो बताने। तो एक पैकेट में कितने हैं, 14 पात्र और एक पात्र में कितने, 8 कैप्सूल। तो 14 × 8 से हम डिवाइड कर देंगे 23,520 को, तो हमारे जो पैकेट्स हैं वो निकल आएंगे। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले 2 से कर लो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 के बाद यहाँ पे कितना बचा, एक कैरी, तो 2 6 जा 12 0। बड़ी संख्या से काटें तो ज़्यादा आसानी ये होगी कि आपका जल्दी कट जाएगा। 4 से काट के देख लो, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ पे करो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बची, तो यहाँ पे 4 9 36 आ गया, 1 बची, 4 चौको 16 और 0, तो ये 2940 आ गया ऊपर। नीचे बचा है हमारे 14, तो 14 से सीधे डिवाइड करके देख लो, तो 14 दूनी 28, 29 बची 1, 14 एकम 14 और 0 210, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपकी ज़्यादा संख्या दी हो और नंबरों में चीज़ें पूछे तो आप सीधा उनको डिवाइड कर दिया करो। अगर एक की क्वांटिटी दी है और ज़्यादा का दिया है और ठीक है नंबर्स पूछे जब भी। यहाँ पे बात करें आगे हम कि इतने के घन में इकाई का अंक क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन क्यूब। तो 69853 लिखा हुआ है। अब इसके आपको क्या करना है, इकाई अंक क्या है 3, तो इसके आपको क्या निकालना है, पहले इसका घन निकालना है हमें क्यूब, फिर हमें देखना है। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको घन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। आप फैक्टर करो, 3 के पेयर बना के देखो कि कौन सा नंबर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें जो नंबर आएगा वो आप करके देख लेना, 69853। अब घन तो सबने सीखे ही होंगे। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 से चांसेस हैं कि कट जाएगा, 3 से कर लो। यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 8, यहाँ पे आया 3 8 जा 24, कैरी 1 13, ये नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, तो आप इसका करके देख लेना कि ये किससे आ रहा है। तो इसमें इकाई का अंक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। या फिर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक है उससे कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पीछे देख लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे 3 है तो किसका हम क्यूब करें, कौन से नंबर का, कि इकाई का जो अंक है वो 3 आ जाए। सॉरी, हम ये गलत कर रहे हैं सवाल। इसको हमें इसमें घन निकालना है, घनमूल निकाल रही थी मैं, इसका घन निकालना है हमें। 69853 में इकाई अंक का बताना है और पूरे का अगर हम घन निकालें संख्या का, तो जो इकाई अंक है इसमें क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, यहाँ पे 3, तो 3 का अगर हमें घन निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे 3 × 3 × 3 हम करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 आएगा हमारा। ठीक है, अगर 3 नंबर का बस हम घन करेंगे यानी कि 3 बार उसी नंबर का गुणा, तो 27 में इकाई अंक क्या है हमारा 7, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 ये हमारा राइट आंसर होगा। 7 हमारा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक। इसमें घन निकालना है, मैं कंफ्यूज थी थोड़ी सा, घनमूल मुझे लगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे
कि चर सहित सही समीकरण का चयन करें। तो चर सहित जो सही समीकरण है, तो देखिए पावर में नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें ये ग्रेटर स्मॉलर वगैरह होना चाहिए, और इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चर सहित ये है हमारा कि रैखिक समीकरण अगर हम देखें तो चर सहित, तो ये है 3 + 2x - 1 = 0। तो इसमें हमारा चर और अचर दोनों संख्याएं हैं और पूरा ये समीकरण बन रहा है। ठीक, आगे यहाँ पर बात करेंगे हम इसके के मान के लिए रैखिक समीकरण इतने एवं इतने के अद्वितीय हल हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, a1 ये हो गया हमारा 2x का, और b1 हो गया हमारा 3y इक्वल, यहाँ पे है 2k, और यहाँ पे है 5x + ky इक्वल -2। तो यहाँ पे है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो b1 है यहाँ पे 3 और b2 यहाँ पे हो जाएगा k। ठीक है, तो हम अगर k की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे है k हमारा यहाँ चला गया, और नॉट इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3, ये वाला हो जाएगा 15, और डिवाइड में ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k नॉट इक्वल 15/2। ठीक है, जब भी यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल पूछे तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आप कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम 11 नंबर की, कि यहाँ पर है कि यदि m -4 और -2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। तो अब m के लिए हमें पूर्णांक बताना है। m इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन -4 और 2। यहाँ पे है कि मिड पॉइंट ये है, जैसे किस में लिखा है, m इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन -4 और 2। तो इसको हमें कैसे करना है कि जैसे नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्या है -4 और प्लस का 2, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, और यहाँ पे क्या है हमारा -1, फिर -2, ठीक है, फिर -3, और फिर है यहाँ पे -4, ये हैं। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच का। तो आप देखिए यहाँ से एक नंबर हटाइए, यहाँ से एक नंबर, फिर यहाँ से एक हटाइए, यहाँ से एक, यहाँ से एक हटेगा, यहाँ से एक, तो बीच में बचेगा हमारा -1। तो इनके बीच का क्या हो गया, ये -1 आ गया हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर लाइन पे अरेंज करके देख लेना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे 23.04 का। तो देखिए 2304 का तो आपका होता है 48। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल है तो ये आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 का निकालेंगे तो रूट तो आएगा 10। ठीक है, वर्गमूल, तो 10 का आप एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल हो जाएगा तो ये 4.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स हैज़ देयर डिफरेंस एज -5। कौन सा इंटीजर है जिनका अंतर जो है वो -5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, 6 - 11 आप करो तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। बाकी देखिए -2 और -7 आपको करोगे तो -9 आएगा, 7 - 2 करोगे तो +5 आएगा, -3 और प्लस। यहाँ पर हम पहुँच गए थे, ये हमारा 14th नंबर क्वेश्चन था। बात करेंगे 14th नंबर क्वेश्चन की, यानी 14वें नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज जो होता है वो इस टाइप से होता है, पैरेललोग्राम, और इसका एरिया है 104। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आधार ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई हमें दी हुई है 8, और जो आधार है एक आधार नहीं दिया हुआ है, अन्य आधार 9 है, यानी ये जो साइड्स हैं ये 9 हैं और ये आधार नहीं दिया है, तो इसको हमने माना B। अब 104 में हम 8 का डिवाइड कर देंगे तो 8 एकम 8, 9 10, 8 3 24, यानी 13 आ जाएगा। तो B की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालनी। तो परिधि क्या होती है, 2a + b। सपोज हमने इसको माना है 9 मतलब a, तो 2a + b हो जाएगी वृत्त की परिधि या पेरीमीटर। ठीक है, तो 2a + b करना है तो ये जो साइड्स हैं ये 9 हैं और ये जो साइड निकले हैं ये 13 हैं ऊपर नीचे की। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू 13, तो 9 और 13 जोड़ेंगे आप तो 22 हो जाएगा, और 22 गुणा 2 यानी 44। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं हम पूरा। यहाँ पे है 15 नंबर का। तो 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है कौन सा इतने में x का गुणांक है। तो x का गुणांक अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 6x/² ये है। तो x का गुणांक मतलब x को छोड़ के हम देखें तो यहाँ 6 और y² है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6y²। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है ये है कि 8 ड्रम इज़ 2/3 फुल। एक ड्रम जो है वो 2/3 फुल भरा हुआ है। 50 लीटर मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, और 50 लीटर और ज़रूरत है इसको अधिक भरने के लिए। देन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, मतलब हमें ये बताना है कि ड्रम में कितना पानी बन जाएगा। तो अ ड्रम इज़ 2/3 ऑफ फुल, मतलब एक ड्रम 2/3 फुल भरा हुआ है। अब वो कह रहा है कि ड्रम की क्षमता करिए, तो हमने माना कि ड्रम की क्षमता है टोटल है x है टोटल, और जिसमें से 2/3 x क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो मतलब खाली कितना है, तो खाली हमारे पास कितना है 1/3 x हमारे पास खाली है। ठीक है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, मतलब 1/3 x की वैल्यू कितनी है 50 लीटर, क्योंकि इतना ही हमारे पास खाली है और इतने में वो कह रहा है 50 लीटर बन जाएगा। तो x की वैल्यू बतानी है, तो x को यहीं छोड़ देते हैं हम। ठीक है, और ये 1/3 क्या है हमारे x के भाग में है, तो दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 50 × 3 करो तो 150 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा कि वो बोला है 50 लीटर और डाल देंगे हम तो ड्रम फुल भर जाएगा। तो मतलब खाली कितना है, वो 2/3 भरा है, तो खाली कितना है 1/3। 1/3 x खाली है तो वो 50 के बराबर है, तो 1 कितने बराबर हो जाएगा 150 के। इस टाइप से हमें इसको करना होगा। आगे यहाँ पर है 17 नंबर प्रश्न की, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आसानी से हो जाएगा। पहले ये बॉक्स है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर बॉक्स है मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 7 दूनी 14, प्लस का प्लस 5 3 15 और 7 दूनी 14 आ गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, ये ऊपर नीचे सेम है तो बेस सेम है, तो 14 ले लेंगे और 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो 2 से कट जाएगा 6 और 2 से 14, तो 2/7। ऑप्शन नंबर कौन सा है 2/7 का ए फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्या, सॉरी 2 से काटा है, तो 2 3 6 और 2 7 14, हाँ मैंने गलत करा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 नंबर का आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, क्योंकि जो हमने डिवाइड करके देखा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 6/14, तो 2 से काटो तो 2 3 6 और 2 7 14, 3/7। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो बाय मिस्टेक हो गया था। आगे देखेंगे यहाँ पर तो है कि ए बी तथा सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, मतलब ए का 1/3 बी है। ये गलत कर लिया हमने, ए बी और सी 3 संख्याएं, ए का 1/3 बी है, मतलब कि b इज़ 1/3 ऑफ a। तो यहाँ पे हमें लिखना है b = 1/3 a, ऐसा वो बोल रहा है। b इज़ 1/3 ऑफ a, b कितना है a का 3वां हिस्सा है, और c बराबर 75 है जो कि a से 30 अधिक है। ठीक है, c = क्या है 75 और वो क्या है a से 30 अधिक है। और b ज्ञात करें, तो यहाँ पे इसने जो कंडीशन दी है यहाँ पर कि c इज़ 75% विच इज़ 30 मोर देन a, मतलब c = क्या है 30 मोर देन a + 30, तो a + 30 हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक सेकंड, मैं फिर से कर देती हूँ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं c = a + 30, तो यहाँ पे c की वैल्यू दी हुई है 75 और a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, हमें b ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया था कि जो b था वो कितना था 1/3 ऑफ a, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3b, तो a की जगह पे हम रख देंगे 3b प्लस यहाँ पे 30, ये 30 प्लस का है, राइट साइड में जाएगा, सॉरी लेफ़्ट में हम ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 - 30 और यहाँ पे 3b। 75 में से आप 30 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 45 बराबर 3b आ जाएगा। तो 3 से काट लेंगे 45, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा।
आगे यहाँ पर बात करेंगे 19 नंबर की। तो यहाँ पर है विस्तार कीजिए। तो 3x - 2y का स्क्वायर करना है। तो ये बहुत ईजी है, a - b का फॉर्मूला लगाना है, a - b के होल स्क्वायर का। तो ये होता है a² - 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो सिंपली इसी तरीके से करो। तो a की वैल्यू हमने मानी है 3x और b की वैल्यू मानी है 2y। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3x माइनस इंटू में 2y आ जाएगा और प्लस में 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 दूनी 12, तो माइनस में 12xy और प्लस में 4y स्क्वायर। अब आप देख लो ये कहाँ है। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस में 12xy, ये है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न की। तो ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे है a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b। तो अभिव्यक्त करना है हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब है, ये b का क्यूब है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं। तो इसको a जब घात सेम हो और बेस अलग अलग तो एक साथ पावर हम चढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो a इंटू बी की होल पावर 3, मतलब a पर भी 3 की पावर और b पर भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 3rd हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मैथ के भी कंप्लीट हो गए। अब है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे है कि जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है। तो कौन सा बल होता है यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका बल होगा ये आपका रहता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाता है जब भी क्या होता है, पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगता है वो कौन सा है, मस्कुलर या पेशीय बल। आगे यहाँ पर है कि कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। अप्रत्यक्ष रोग की बात करें तो ये है मलेरिया। मलेरिया एक अप्रत्यक्ष रोग है या वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियाँ हैं। तो अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है, ये है डीएनए। डीएनए में रहती है जिससे हमें पता चल जाता है नेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि मजबूत और गैर लचीली संयोजी ऊतक कौन है। तो मजबूत और गैर लचीली संयोजी ऊतक होती हैं हमारी हड्डियाँ, बोन। आगे है यहाँ पर कि खाली स्थान एक खेती योग्य क्षेत्र में आवंचित पौधा है या पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो कौन सा है ये, WEED, बीड यानी खरपतवार होता है जो अवांछित पौधा है और ये फसलों के साथ आ जाता है। आगे यहाँ पर है कि हीलियम के 16 ग्राम के परमाणुओं की संख्या की गणना करें, और जबकि हीलियम का द्रव्यमान 4 यूनिट है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर हीलियम के 16 ग्राम के परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है, तो जिसका एटॉमिक मास 4 है। तो अगर हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ये होगा एवोगैड्रो नंबर। इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का। ये जो है ग्राम, ये कितना है हमारा, टोटल हीलियम का है 16 ग्राम, तो 16 ऊपर लिखना है। और यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास है वो है हमारा 4, तो 4 नीचे। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे 16 को तो 4 आ जाएगा। इस 4 का मल्टीप्लाई आप इस नंबर में कर दें और इंटू 23 10⁻² आई जाएगी। तो 10⁻23 और इसका करो तो 4 × 12 की 2 आ जाएगा। यहाँ से ले 4 दूनी 8 और 0 का 0 और दशमलव 4 से 24.082 या फिर यहाँ पे 6.024 भी आ जाता है। तो 4 को 16 भी आ सकता है, इस टाइप से आएगा, या 03 भी बस लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 03 से आप करें तो भी आ जाएगा। 023 होता है वैसे, 6.023 इंटू 10⁻23 तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, और इंटू 10⁻3 तो 0 पॉइंट यहाँ पे 24.09 इंटू 10⁻3 दिया हुआ है। तो ये भी जो है हमारा सही होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 7 नंबर का कि एक परमाणु के नाभिक की खोज इसके द्वारा की गई थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यानी रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्री प्रयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है,
आगे है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, यानी जंग का केमिकल फार्मूला क्या है, तो Fe2O3 है जंग का फार्मूला, रासायनिक सूत्र जंग का। आगे यहाँ पर है कि एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा इतना सेंटीमीटर है, दूसरा सिरा इतना, तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। तो वास्तविक लंबाई यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पर हम 25.7 सेंटीमीटर है और ये 29.2 सेंटीमीटर है। लंबाई मीटर के पैमाने पे रखकर नापी जाती है। तो एक सिरा अगर इतना है और दूसरा इतना है, तो वास्तविक लंबाई क्या है, तो ये देखना है। तो इसका हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करके इनका डायमीटर हम डायगोनल निकाल लेंगे। तो आप 25.7 को स्क्वायर कर लें, या 25.7 को हम 26 मान लें, 26 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 29.2 जिसको हम क्या मान लें 30 अप्रॉक्स, यहाँ पे 20 इसको 30 के अप्रॉक्स हम कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, हम इनका स्क्वायर निकालेंगे दोनों का और ऐड करेंगे और फिर हम उसका निकालेंगे रूट। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो ये आएगा लगभग आपका 3.5, ठीक है, क्योंकि हमने ये सिरा दिया है ये सिरा, तो ये वाली हमारी निकल आएगी जो डायगोनल रहती है। ये अगर हम निकाल लें तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वास्तविक लंबाई कहलाएगी। आगे हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर है कि खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर क्या होते हैं, तो हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। इसीलिए खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घरों का इस्तेमाल लोग करते हैं। कब, समर में, गर्मियों के लिए। आगे है यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो जो निर्मित प्रतिबिंब है वो क्या होगा, जो एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। तो वस्तु के नहीं, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के रासायनिक उत्पादक के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में यह संबंध रखता है, तो यह सूक्ष्म जीवों की फंगी श्रेणी में संबंध रखता है, जो हम खमीर उठाने के लिए अल्कोहल और वाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि एक विद्युत घंटी को एक बैल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है तो वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होता है, तो जो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। तो ये हमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ राइट आंसर होगा। आगे है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। तो ये है एंटी एसिड के रूप में या आंट एसिड यानी अम्ल तत्वनाशक के रूप में किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़। आगे है यहाँ पर भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो ये है भूकंप रोधी इमारतें, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। आगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें हम तो ये है मीथेन का जलना, बर्निंग ऑफ मीथेन है, ठीक है। बाकी ये सब जो हैं ये हमारी कौन सी हैं, फिजिकल, क्योंकि हम इनको वापस कर सकते हैं, ला सकते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। लेकिन जो मीथेन वाला है, ये मीथेन का जलना है, ये वापस नहीं हो सकता। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है, तो कौन सा टेस्टर है जो कम संवेदनशील होता है, तो ये है अ टेस्टर इन विच अ हाई वॉट हीटिंग फिलामेंट इज़ यूज्ड, मतलब एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये वाला टेस्टर कम संवेदनशील होता है जिसमें उच्च वाट ताप तंतु हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर है कि किसका वजन सबसे अधिक है, परमाणु द्रव्यमान Ag इतना है, C और O और N इतना है, तो सबसे अधिक वजन किसका होगा, तो ये हमें निकालना है। तो ये हम निकालेंगे अगर, तो इसमें हमारा आ रहा है 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, रजत के 10⁻27 परमाणु। तो देखिए अभी हमने सबके वजन निकाले थे, जो नंबर था एटॉमिक मास हमारे पास दिए हुए हैं इन सब के, तो हमें कैसे निकालना है, तो ये हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जैसे 108 है तो इन सब का ऐड करो और फिर उससे
यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस टाइप से ये हमारे निकल आएंगे। तो आपने तो ऐसे भी याद रख लें कि सबसे ज़्यादा इसी में से देख के कर सकते हैं, वजन सबसे अधिक है तो जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो है हमारा कौन सा है, Ag, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, सिल्वर। तो सबसे ज़्यादा इसी के दिख रहे हैं 108 एटम्स। तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, आप डायरेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा आप देख लेंगे ये किसमें कितना वजन है, तो इसके जो है 108, इसमें इसका वजन है 108 यूनिट। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, ये इनने ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि बर्फ़ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए थर्मामीटर को बर्फ़ के आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ़ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये है कि जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। तो थर्ड पे आप लगा लेना कि व्हेन द मर्करी लेवल इन द थर्मामीटर रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आगे यहाँ पर है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे किसका उपयोग करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस की, और इसमें हमारे जो है कंप्यूटर का और रीजनिंग का पार्ट रह गया है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें हमारे और सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।